एवरीवन, मेरा नाम है विशाल मालव और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक नए बैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले हमने नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ा था। आज उसकी एक और स्पीशीज है नाइजीरिया गोनोरिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जिसने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पहले बात करेंगे कि नाइजीरिया गोनोरिया होता क्या है। तो जो नाइजीरिया स्पीशीज होती है, नाइजीरिया की सब स्पीशीज है ये एक तरह से। तो जो अपना नाइजीरिया था, इससे पहले हमने पढ़ा था नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के बारे में। तो जो नाइजीरिया गोनोरिया है, तो नाइजीरिया क्या है बच्चों, एक सब स्पीशीज है। सब स्पीशीज है। बात करें इसके बारे में तो नाइजीरिया क्या होता है, तो ये एसटीडी डिजीज कोज करता है। एसटीडी का मतलब है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती है, तो वो डिजीज कोज करता है। तो एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कोज करता है, जिसको गोनोरिया बोला जाता है। तो जो बच्चों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा फैलती है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया कोज करता है। तो ये तो नाइजीरिया गोनोरिया के बारे में बेसिक बात है। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो जो नाइजीरिया गोनोरिया होता है, तो ये एक तरह से क्या होता है बच्चों, ग्राम नेगेटिव ओवल कोकाई होता है। मतलब अगर इसकी शेप की बात करी जाए तो ये ओवल फॉर्म में पाया जाता है। ओवल कोकाई होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। और ये जो होता है वो पेयर्स में पाया जाता है, अरेंज्ड इन पेयर्स। मतलब बच्चों ये जो होता है वो पेयर्स में पाया जाता है, जिसको अपन डिप्लोकोकाई भी बोल सकते हैं, डिप्लोकोकाई। तो जो ग्राम नेगेटिव होता है ओवल कोकाई होता है, और ये जो होता है पेयर्स में पाया जाता है। अब बात करें इसके शेप के बारे में, तो जो ये होता है ना पीयर शेप या बीन शेप में पाया जाता है। मतलब मटर की दाने के समान शेप में होता है। जब इसकी ग्राम स्टेनिंग की जाती है और स्मेयर बना के जब इसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है, तो ये पीयर और बीन शेप में दिखाई देता है। ये जो होता है डिप्लोकोकाई होता है, जो कि पेयर्स में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव और ओवल शेप में पाया जाता है। उसके बाद बात करें इसकी कल्चर के बारे में, इसके कल्चर क्या होता है। तो जो कल्चर की बात करें तो कल्चर में ये क्या होता है बच्चों, ये जो होता है वो होता है एरोब्स होता है। मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत होती है, तो एरोब्स होता है। लेकिन कभी कभी जो होता है ये कभी कभी एनारोबिकली भी ग्रो कर जाता है। मतलब ये तो अगर बेसिक देखा जाए तो एरोब्स होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो रहती तो उस कंडीशन में ये एनारोबिकली भी ग्रो कर जाता है। तो एनारोबिकली भी ग्रो मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो करता है। कभी कभी जो होता है एनारोबिकली भी ग्रो करता है। इसके लिए बात करें टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर जो होता है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें इसके पीएच के बारे में, तो पीएच जो होती है इसकी 7.2 से 7.6 होती है। और ग्रोथ करने के लिए 5 से 10% वही CO2 द्वारा इसकी जो कल्चर की ग्रोथ होती है, तो कल्चर की जो ग्रोथ होती है उसको 5 से 10% CO2 द्वारा ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। CO2 द्वारा ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। तो 5 से 10% CO2 जब इसमें मिक्स कर दी जाती है इसके कॉलोनी कल्चर में, तो इसकी ग्रोथ जो होती है वो प्रमोट हो जाती है, मतलब ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये तो होगी नाइजीरिया की गोनोरिया की बेसिक बात है।
अब बात करते हैं इसके कौन कौन से कल्चर लगाए जाते हैं, या फिर कौन से कल्चर पे इसकी कॉलोनी ग्रो कराई जाती है, या अपन यूं कह सकते हैं कि इसके लिए सिलेक्टिव मीडिया कौन सा होता है, या फिर एनरिच्ड मीडिया कौन सा होता है। तो ये अभी देखेंगे, बात करेंगे। तो जो एरोब्स होता है एनारोबिकली भी ग्रो करता है, टेम्परेचर उसका जो होता है 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जो होता है इसको जो नॉर्मल मीडिया होता है जैसे ब्लड अगार हो गया, न्यूट्रिएंट अगार हो गया, तो उन पे ग्रो नहीं कराया जा सकता है। तो जो ये होता है तो मेनिंगोकोकाई जो होता है अपना, मेनिंगोकोकाई मतलब नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, इसका एक दूसरा नाम है मेनिंगोकोकाई, तो कंफ्यूज मत हो ना। तो मेनिंगोकोकाई की अपेक्षा इसको ग्रो कराना क्या होता है, मुश्किल होता है बच्चों। इसको ग्रो कराना मुश्किल होता है। इसको ग्रो कराने के लिए एनरिच्ड मीडिया, ग्रो कराने के लिए बच्चों इसके लिए एनरिच्ड मीडिया की जरूरत होती है। एनरिच्ड मीडिया की जरूरत होती है। एनरिच्ड मीडिया में अपन यहाँ भी यूज में लेते हैं बच्चों चॉकलेट अगार। तो एनरिच्ड मीडिया की जरूरत होती है। इसमें जो होता है सिलेक्टिव मीडिया के रूप में इसमें थेरमार्टिन मीडिया का भी यूज किया जाता है। सिलेक्टिव मीडिया के रूप में थेरमार्टिन जो कि इसका सिलेक्टिव मीडिया होता है, तो थेरमार्टिन मीडिया का यूज किया जाता है। तो ये तो इसकी कल्चर के बारे में, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों तरह से ग्रो कर सकता है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इसके लिए 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और पीएच जो होती है इसकी 7.2 से 7.6 होती है। इसकी ग्रोथ के लिए 5 से 10% CO2 की आवश्यकता होती है, मतलब 5 से 10% CO2 इसके कल्चर में मिला के इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। अब जो मेनिंगोकोकाई होता है, तो ये जो होता है इसको ग्रो कराना मुश्किल होता है, मतलब जैसे ब्लड अगार हो गया, न्यूट्रिएंट अगार हो गया, इन पे ग्रो आसानी से नहीं करता है, तो ग्रो कराना मुश्किल होता है। इसको ग्रो कराते हैं जब इसकी कॉलोनी को, तो ग्रो कराने के लिए जो एनरिच्ड मीडिया होता है, इसका एनरिच्ड मीडिया क्या होता है बच्चों, चॉकलेट अगार होता है। तो जो चॉकलेट अगार होता है, तो एनरिच्ड मीडिया के लिए चॉकलेट अगार की जरूरत होती है। और जब अगर इस पे भी ग्रो नहीं करता है, तो सिलेक्टिव मीडिया का जब यूज में लिया जाता है। सिलेक्टिव मीडिया का यूज इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है, जो मिक्स्ड ग्रोथ हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए सिलेक्टिव मीडिया का यूज में, मार्टिन मीडिया जो इसका सिलेक्टिव मीडिया होता है, तो ग्रो कराने के लिए सिलेक्टिव मीडिया का यूज में लिया जाता है। अब बात करें अगर इसकी कॉलोनी के बारे में, तो कॉलोनी कैसी दिखाई देती है अपन को, तो इसकी कॉलोनी जो होती है वो राउंड, स्मॉल मतलब गोल दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। उसके बाद ग्रे कलर की दिखाई देगी जो, और ट्रांसलूसेंट दिखाई देगी। और जो होती है कॉन्वेक्स भी हो जाती है इसकी कॉलोनी। तो ये इस शेप में अपन साइज में कॉलोनी दिखाई देती है, ग्रे, ट्रांसलूसेंट, कॉन्वेक्स, स्मॉल, राउंड, तो इस तरह की कॉलोनी दिखाई देती है। अब बात करें इसकी, यहाँ पे बात करते हैं इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में कि इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहले जो होता है बच्चों, ऑक्सीडेज जो टेस्ट होता है, इसके लिए ऑक्सीडेज टेस्ट लगाया जाता है। तो ये जो होता है बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेज टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव देता है। उसके बाद शुगर में ये जो होता है ग्लूकोज होता है उसका फर्मेंटेशन करता है शुगर में। तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करेगा, ग्लूकोज जो होता है उसका फर्मेंटेशन करता है, जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जिससे ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करेगा तो जिससे क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होगा। और जो ये होता है ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करता है, लेकिन जो माल्टोज शुगर होती है, जो कि माल्टोज पाया जाता है, तो माल्टोज का फर्मेंटेशन नहीं करता है, मतलब
माल्टोज को फर्मेंट नहीं करता है। ये तो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात। इसमें ये ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देगा। जो शुगर होती है उसमें अगर जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है जिससे बच्चों एसिड प्रोड्यूस होता है, और जो माल्टोज होता है उसका फर्मेंटेशन नहीं करता है। तो ये होगी इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात। अब इसको हटा देता हूं, अब बात करेंगे इसकी। तो ये तो होगी इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स और ये बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बात करेंगे इसकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एंटीजेनिक स्ट्रक्चर इसकी कैसी दिखाई देती है, तो वो सब इसमें बात करेंगे कि जो नाइजीरिया गोनोरी होता है उसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, मतलब कैसा दिखाई देता है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डाल देते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में सबसे 4 चीजें होती है इसमें। तो जो इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होती है इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। अब बात करें इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज होती है इसका कैप्सूल। तो जो अदर बैक्टीरिया होते हैं, तो अदर बैक्टीरिया में जो कैप्सूल होता है इसका बार कवरिंग जो होती है वो किससे होती है, पॉलीसेकेराइड से होती है। लेकिन जो इसमें कैप्सूल होता है वो किसका पाया जाता है बच्चों, पॉलीफॉस्फेट का कैप्सूल पाया जाता है। पॉलीफॉस्फेट जो होता है उसका बना हुआ कैप्सूल पाया जाता है इसमें। अब बात करें इसके पिलाई के बारे में, तो जो पिलाई होती है वो क्या होती है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो बाल होते हैं ना उनके जैसी इसकी संरचना होती है पिलाई की, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो एयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ये क्या करती है, तो ये जो होता है ना पिलाई, जो बैक्टीरिया होता है उसका पिलाई क्या करते हैं, जो होस्ट सेल होती है, मतलब होस्ट की सेल से चिपकने में सहायता करते हैं, जो पिलाई होते हैं वो होस्ट की सेल से चिपकने में सहायता करते हैं। इसके जब पिलाई प्रेजेंट होते हैं इसकी सरफेस पे, तो ये क्या करते हैं, उसकी विरुलेंस फैक्टर जो होते हैं, मतलब रोग कारक जो क्षमता होती है उसकी विरुलेंस फैक्टर को बढ़ा देते हैं, मतलब जो उसकी रोग पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देते हैं। उसके अलावा जो बहुत सी होस्ट की सेल होती है वो फेगोसाइटोसिस करती है। तो जो ये पिलाई होते हैं ये क्या करते हैं, उसकी फेगोसाइटोसिस जो होता है उसको रेसिस्ट करते हैं, मतलब फेगोसाइटोसिस को रोकते हैं। तो ये पिलाई का काम हो गया। अब बात करें इसके लिपोपोलीसेकेराइड के बारे में, तो ये लिपोपोलीसेकेराइड जो होता है एंडोटॉक्सिक होता है। लिपोपोलीसेकेराइड जो होता है वो बच्चों एंडोटॉक्सिक होता है, जो कि बैक्टीरिया होता है उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। टॉक्सिसिटी को मतलब उसकी रोग पैदा करने की क्षमता को, टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं। उसके बाद बात करें इसके प्रोटीन्स के बारे में, तो जो प्रोटीन होती है इसकी, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी प्रोटीन से बनी होती है। तो मतलब जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। तो ये तो होगी इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, कैप्सूल जो होता है इसका पॉलीफॉस्फेट का बना रहता है, जबकि जो अदर बैक्टीरिया होते हैं उनमें बहुत से में पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल पाया जाता है। जो पिलाई होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि इसकी विरुलेंस फैक्टर को बढ़ा देते हैं और सेल से चिपकने में सहायता करते हैं, और फेगोसाइटोसिस में भी को रोकते हैं। जो लिपोपोलीसेकेराइड होते हैं वो जो होते हैं एंडोटॉक्सिक्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया होता है उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, और प्रोटीन से जो होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ये तो होगी इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब आगे बात करते हैं इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे, रेसिस्टेंस के बारे में। तो इसका रेसिस्टेंस देखिए, तो जो रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस इसका जो होता है वो हीट के द्वारा, उसके अलावा ड्राई करके भी इसको किल किया जा सकता है। उसके अलावा जो एंटीसेप्टिक्स होती है अपनी, उनसे भी किल किया जा सकता है। तो जो हीट द्वारा, ड्राई द्वारा, एंटीसेप्टिक द्वारा इसको किल किया जा सकता है। उसके अलावा जो ये डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए जो ये होस्ट की जो बॉडी होती है या होस्ट की जो सेल होती है, बॉडी के बाहर जो होता है ना सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो मतलब बॉडी के बाहर आके भी मर जाएगा ये।
मतलब इसकी डेथ हो जाती है, तो सर्वाइव नहीं कर पाता है, होस्ट की जो सेल या बॉडी होती है उसके बाहर आके भी ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये हो गया इसका रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में कि इसकी स्प्रेडिंग कैसे होती है। तो जो स्प्रेडिंग होती है तो मेल फीमेल जो ये एसटीडी डिजीज होती है, मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी इसकी स्प्रेडिंग हो जाती है। जैसे मान लो कोई फीमेल पार्टनर से जो इन्फेक्टेड है तो उसके द्वारा भी इसकी स्प्रेडिंग हो जाती है। उसके अलावा जो कंजक्टिवाइटिस होता है, मतलब जो नॉन वेनेरियल डिजीज कोज करता है, तो इसकी जो कंजक्टिवाइटिस होती है नॉन वेनेरियल डिजीज होती है, जो कि तो वो न्यूबॉर्न में पाई जाती है। कंजक्टिवाइटिस डिजीज भी कोज करता है जो कि न्यूबॉर्न में पाई जाती है, और बर्थ कैनाल के इन्फेक्शन के द्वारा कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो ये तो इसकी पैथोजेनिसिटी। अब बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, तो इनको रब कर देता हूं मैं। अब बात करेंगे इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। लेबोरेटरी इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो बात करेंगे यहाँ पे अपन इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे होता है। तो जो स्पेसिमेन होता है, तो इसका स्पेसिमेन जो होता है वो फीमेल में यूरेथ्रल और सर्वाइकल से स्वेब के द्वारा लिया जाता है। यूरेथ्रल और सर्वाइकल स्वेब। तो जो फीमेल होती है इन्हें फीमेल जो फीमेल होती है तो उनमें फीमेल में यूरेथ्रल और सर्वाइकल स्वेब लिया जाता है, जिसके द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो यह स्पेसिमेन हो गया। उसके बाद बात करें इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका नाइजी या गोनोरी का, तो वो जो होता है स्टुअर्ट मीडिया इसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया का काम करता है। तो स्टुअर्ट मीडिया का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट मीडिया में, स्टुअर्ट मीडिया का यूज में लिया जाता है। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा ट्रांसपोर्ट करना, इफ दैट पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर पॉसिबल नहीं है ट्रांसपोर्ट करना, तो फिर जो होता है चारकोल कोटेड स्वेब यूज में लिया जाता है। चारकोल कोटेड स्वेब यूज में लिया जाता है। अगर इसका ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है तो चारकोल कोटेड स्वेब यूज में लिया जाता है। जब इसके सैंपल का कलेक्शन करते हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया के यूज में स्टुअर्ट मीडिया का यूज लिया जाता है। बात करें इसके माइक्रोस्कोपी के बारे में, तो माइक्रोस्कोपी जब इसकी करते हैं तो स्मेयर बना के इसके लिए माइक्रोस्कोपी के लिए ग्राम स्टेनिंग यूज में ली जाती है। ग्राम स्टेनिंग माइक्रोस्कोपी के लिए यूज में ली जाती है। ग्राम स्टेनिंग इतनी स्पेसिफिक नहीं हो पाती, इस वजह से इसके लिए फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी तो जो ग्राम स्टेनिंग स्पेसिफिक नहीं हो पाती, इसलिए फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है, जो कि ग्राम स्टेनिंग से ज्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट होता है। तो माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेनिंग भी यूज में ली जाती है। बात करें इसके कल्चर के बारे में, तो कल्चर के लिए इसमें चॉकलेट अगार यूज में लिया जाता है। चॉकलेट अगार यूज में लेंगे, चॉकलेट अगार यूज में लिया जाता है। उसके अलावा जो इस पे कॉलोनी होती है वो राउंड, कॉन्वेक्स, स्मॉल, ग्रे। तो जो सॉलिड मीडिया पे जो कॉलोनी होती है, कल्चर में सॉलिड मीडिया पे जो कॉलोनी होती है वो राउंड, कॉन्वेक्स, स्मॉल, ग्रे, ट्रांसलूसेंट ऐसी दिखाई देती है। तो ये हो गया इसके कल्चर के बारे में बात। अब बात करेंगे इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो वही बच्चों बायोकेमिकल रिएक्शन में ये जो होता है ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट देता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो ये हो गया इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस, जिसमें स्पेसिमेन में यूरेथ्रल और सर्वाइकल स्वेब यूज में लिया जाता है। फीमेल में जो मेल होता है, मेल में जो पेनिस होता है, तो पेनिस की पेरिनियम जो ऊपर की स्किन अटैक है, पेरिनियम के कॉटन स्वेब घुमा के सैंपल लिया जाता है मेल में। ट्रांसपोर्ट मीडिया के लिए स्टुअर्ट मीडिया का यूज में लिया जाता है।
अगर ट्रांसपोर्टेशन इस मिल्क का पॉसिबल नहीं है तो चारकोल कोटेड सोया यूज में लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होता है जो ज्यादा समय तक बॉडी के बाहर या ओस्ट की सेल के बाहर सरवाइव नहीं कर पाता है। बात करें इसके माइक्रोस्कोपी के बारे में तो ग्राम स्टेनिंग आमतौर पर यूज में ली जाती है, लेकिन ये इतनी स्पेसिफिक नहीं हो पाती है क्योंकि इसमें मिक्स्ड ग्रोथ आ जाती है, बहुत सी बार अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो इसलिए इसका फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट यूज में लिया जाता है जो कि काफी सेंसिटिव होता है। बात करें इसके कल्चर के बारे में तो चॉकलेट अगार यूज में लिया जाता है। 5 से 10% जब इसमें CO2 मिक्स कर दी जाती है तो इसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है, और जो सॉलिड मीडिया होता है इसमें कॉलोनी राउंड कॉन्वेक्स स्मॉल ग्रे दिखाई देती है। बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देता है और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ये बात हुई है आज अपनी नाइजीरिया गोनोरी के बारे में। इसके पहले अपन ने पढ़ा था नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो भी पूरा देखना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।